चर्चा हो रही है बजट के ऊपर, बजट से जुड़ी हुई उम्मीदों के ऊपर। कितनी उम्मीदें खरी उतर पाएगा ये बजट उन उम्मीदों पर या नहीं, इसके ऊपर अलग अलग वर्गों को हम लगातार लेकर चल रहे हैं। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात हो रही है, सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, मिडिल क्लास की बात हो रही है। ऐसे में हमारे साथ दो और खास मेहमान इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ अनुराग तिवारी, इकोनॉमिस्ट है, ये भी स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इकोनॉमिस्ट का रुख करूं, हालांकि हाई डिमांड में है, लेकिन उससे पहले कौशिक जी आप बताइए, क्योंकि अमूमन देखिए इकोनॉमिस्ट की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जब 11 बजे पिटारा खुलता है कई बार निराशा भी हाथ लगती है, तो इस बार उम्मीदें कितनी होनी चाहिए? देखो शिल्पा जी, अर्थशास्त्री जो हैं निश्चित तौर से उसी पेशे से संबंध रखते हैं और लगभग इन्हीं के बीच रहना निश्चित तौर से वो अपेक्षाएं रखते हैं कि जो कुछ एक वर्ष में वो बदलाव देखते हैं, जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां कमी रह गई पिछली बार बजट के सरकार में, तो इस बार हर कोई व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि इस बार हो सकता है कि सरकार कुछ नया करेगी। लेकिन मेरा पत्रकार होने के नाते जितना मैं समझ पाया हूं बजट को, कि आप देखेंगे कि जब निचले स्तर तक इस बजट को समझने का प्रयास होता है तब तक दूसरा बजट आ चुका होता है। आप क्या करेंगे? जो बजट पे आज आप बदलाव ला रहे हैं, कुछ ऐसा तो स्लैब रहना चाहिए ना कम से कम, जो निश्चित तौर से निरंतरता उसमें बनी रहे। अब आप देखेंगे कि छोटे से, जब मैं सुबह चर्चा कर रहा था, मध्यम परिवार के लिए कभी कुछ नहीं मिलता। और इस बार दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने भी बड़ा जोर शोर से इसको मुद्दा उठाया। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गरीबों को और मध्यम वर्ग को कुछ न कुछ लक्ष्मी आशीर्वाद देंगी। एक आम व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे सही से, मतलब बहुत हाई फाई में नहीं, मतलब अच्छे से कम, मैं स्कूल में पढ़ाता है तो कम से कम 5 से 10 हजार रुपए महीने की फीस उसकी होती है। 2 बच्चे आप देख लीजिए, या 10 हजार रुपए महीने भी फीस उसकी है तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए उसके फीस में चले जाते हैं। कहां से वो लाएगा? राहत कितना दे रहे हैं इनकम टैक्स में बच्चे को? 35,000, 25,000, 30,000। ये सब मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से देश की सरकार को समझना पड़ेगा। और जब तक ये निचले स्तर और मध्यम, जैसे तो अब कहेंगे कि साहब मध्यम परिवारों को क्या मिलेगा, मध्यम परिवार की परिभाषा ही क्या है? अभी परिभाषा ही निहित नहीं है। 10,000 वाला है, 15,000 वाला है, 20,000 वाला है, 25,000 रुपये प्रतिमाह वाला है, क्या है? किसी मध्यम परिवार के लिए कम से कम मुझे लगता है कोई परिभाषा होनी चाहिए और उसके हिसाब से उसको राहत होनी चाहिए। अधिकतर सरकारें आप देखेंगे गरीबी से नीचे के रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उन पर तो बरसात होती रहती है, लेकिन मध्यम वर्ग जो जीता है निश्चित तौर से वो तो पिसता चला जाता है, उसको राहत की सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है। और इस बार वो उम्मीदें कितनी पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, इस पर भी लगातार हमारी निगाहें टिकी हुई है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ अजय वीर जी, किसान नेता, ये भी जुड़े हुए हैं। अजय वीर जी, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बार बार यहाँ पर बात हो रही है। इस देश के अन्नदाता को जो उम्मीदें लगी हुई हैं, आपको क्या लग रहा है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीएम किसान निधि की राशि की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खेती किसानी के लिए मिलने वाली सब्सिडी की। उम्मीदें आप लोगों की सरकार से इस बार क्या क्या? पूजा जी, देखिए देश का किसान सरकार की तरफ एक उम्मीद लगाए हुए है कि जो खेती में इस्तेमाल होते हैं, कीटनाशक हैं, बीज है और रासायनिक खाद हैं, उन पर सरकार थोड़ा सा सब्सिडी बढ़ाए जिससे किसान को एक राहत मिले। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो खेती में इक्विपमेंट किसान यूज करता है उन्हें वो थोड़े सस्ते हों, उस पर जो टैक्स है जीएसटी 28% है, वो हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी उस जीएसटी को कम करने का काम करेंगी। और जो पीएम, जैसे अभी अक्टूबर 2024 तक पीएम किसान योजना के तहत देश के 11 करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से आगे भी किसान उम्मीद करेंगे कि वो उसको लाभ मिले। और जो केसीसी की लिमिट है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट, वो 3 लाख से बढ़ाकर कम से कम 5 लाख की उम्मीद इस किसान कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि एमएसएमई के तहत जो किसान के बच्चे हैं उनको ऋण मिले, वो खेती से जो जुड़े हुए उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनका काम करने का उनको मौका मिले। तो देश का किसान वित्त मंत्री जी की तरफ इस उम्मीद से लगाया हुआ, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार देश की सरकार किसानों के लिए
योजना बनाने का काम कर रही है, ठीक है। उनका विकास करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी किसानों को इस पिटारे में जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, अनुराग तिवारी जी, आपने सुना अभी उम्मीदों को, किसानों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या उम्मीदें बंधी हुई है? ये उम्मीदें बेमानी तो नहीं, ज्यादा तो नहीं? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब से केंद्र में ये मोदी सरकार है, तब से कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर अत्यधिक फोकस रहा है, अत्यधिक उनके ऊपर ध्यान रहा है। और मेरा मानना है कि जो बजट आने वाला है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये एक ऐसा बजट होगा जिससे हर घर में लक्ष्मी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं किसानों के परिवारों में भी लक्ष्मी आने वाला ही बजट माना जा रहा है। अब इसके 2-3 कारण मैं बताता हूँ, क्या कारण है जिससे किसानों के परिवारों में लक्ष्मी आएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि किसानों के बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिले। खेती एक अलग मसला है, उसके ऊपर हम जाते हैं। तो जो आर्थिक सर्वे कल आया है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आर्थिक सर्वे है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आने वाले फिस्कल ईयर में जो हमारा जीडीपी है वो 7.8% के रफ्तार से ग्रो करेगा। और ये कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे अत्यधिक है। और इसके ऊपर हम लोगों को गर्व भी करना चाहिए कि हमारा जो आर्थिक जो गतिविधि है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ ये मिलेगा कि हर साल ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जो युवा हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनको करीब करीब 80 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जब आर्थिक तरक्की होगी तो उस आर्थिक तरक्की का लाभ हर वर्ग लेगा। और मुझे लग रहा है कि उसमें किसान का परिवार भी होगा, उसमें मध्यम वर्ग का परिवार भी होगा। अब दूसरी जो बात है, जो महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ किसानों ने लिया है, वो है किसान सम्मान निधि। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत अत्यधिक बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 6,000 से बढ़ाकर 9,000 या 12,000 किया जा सकता है। अब आप समझिए, जिस किसान को पहले 6,000 रुपये मिलते थे सालाना, अब उसके परिवार में जब दुगना पैसा आएगा तो उस दुगने पैसे से उसके परिवार में समृद्धि तो आनी ही आनी है। उसके अलावा जो और खर्चे हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर खर्चे हैं, वो किसानी से संबंधित जो खर्चे हैं, उन सारे खर्चों में लाभ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा सिर्फ किसान के परिवार के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने वाला है। पूरी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने वाला है। आशुतोष गुप्ता जी भी हमारे साथ इस समय अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने क्या उम्मीदें इस समय पाली हुई है सरकार से? सरकार के द्वारा आज पेश किए जाने वाले बजट से कौन कौन से वर्ग ऐसे जिन्हें राहत दी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को है जी का सबको मतलब मुझे लगता है मध्यम वर्ग को खासकर, और मुझे लगता है जिस प्रकार चुनावी बजट है इस साल, और चुनावी बजट क्योंकि दिल्ली के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी पार्टियां सभी इस चुनाव को जीतना चाहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पूरी सरकार इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे कि दिल्ली चुनाव भी प्रभावित होगा। और मुझे लगता है गलत भी नहीं है, क्योंकि जब और सरकारें इस तरह के बजट को पेश करती है, राज्य की सरकारें पेश करती है, और जब केंद्र की सरकार है तो उनका पूरा प्रयास रहना चाहिए कि मध्यम वर्ग को, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स स्लैब सरकार को कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की जरूरत है। इनकम टैक्स में लोगों का, क्योंकि जो लोग सरकारी है, जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी संख्या बहुत है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बच रही है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा उसमें एक तरह से बढ़ावा मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को टैक्स स्लैब्स को कम करना चाहिए। दूसरा विषय, आप देखिए जहां भी सरकार, आप देखिए अभी जैसे खड़गे साहब का बयान आया था कि क्या महाकुंभ में किस प्रकार से लोगों को डुबकी लगा रहे, क्योंकि देखिए सरकार का किया गया जो भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है, क्योंकि महाकुंभ में अगर सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए लगाए, तो मैं आज आपको बताता हूँ कम से कम 1.5 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है वहां पे, और ये आप जाके वहां देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को अगर आपको बढ़ावा देना है तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूं मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में सरकार को इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। ठीक है, और जो बिजनेस लोन्स है उसके इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि सरकार इसको, मुझे लग रहा है, करने वाली है, जिससे कि जो अभी सरकार ने जो उम्मीद रखी है 7.5 से ऊपर की जो ग्रोथ रेट की सरकार ने बोला है कि जो अभी आपके इकोनॉमिक सर्वे में आया है,
तो उसको देखते हुए मुझे लगता है सरकार इन सारी स्कीम्स पे जाएगी। आशीष जी, आपकी आवाज पहले आ नहीं पाई थी, अब आप अपनी बात पूरी रखे रहिएगा और बताइएगा खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी निगाहें जो टिकी रहती है, उन्हें भी जो उम्मीदें बंधी हुई है, किस हद तक पूरी होने की उम्मीद? एमएसएमई सेक्टर को कोलेटरल फ्री लोन की काफी आवश्यकता रहती है, तो इस बार हो सकता है एमएसएमई के लिए कोलेटरल फ्री लोन के लिए कुछ स्कीम बना दे। साथ के साथ जैसे डिफेंस सेक्टर होगा, डिफेंस सेक्टर के अंदर एमएसएमई की काफी भागीदारी रहेगी, तो हो सकता है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर एमएसएमई के लिए कुछ नए प्रावधान कर दे, जिससे डिफेंस और एमएसएमई दोनों के बीच में तालमेल रहे और डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। क्योंकि देखिए, जो छोटे व्यापारी है, लघु व्यापारी है, उनका ख्याल रखा जाना भी उतना ही जरूरी है। कौशिक जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, चूंकि जिस बात का जिक्र आशुतोष गुप्ता जी ने किया था कि इस बार क्या मजबूरन ही सही, इसी बहाने, दिल्ली चुनाव के बहाने ही सही, केंद्र की तरफ से ये गिफ्ट, ये सरप्राइज मिडिल क्लास को मिल सकता है क्या? देखो, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई भी बजट मोदी सरकार का चुनावों को ध्यान में रखते हुए नहीं आया। तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया होगा या इसमें डाला गया होगा। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जब इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया है, उसके लिए कम से कम कड़े फैसले तो लेने होंगे। और मोदी जी ने कई बार ये कहा भी है कि हमें यह देश को आगे ले जाना है, तो निश्चित तौर से कड़वे जो फैसले हैं वो मैं लूँगा, उसको लिए पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप बच्चों को देखेंगे, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारी जो देश को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देशों में बस रहे हैं। बिल्कुल। इस पर कैसे लगाम कसी जाए? 40% लोग 1 लाख से कम कमाते हैं, इसको हम कैसे बढ़ाएं? 40% बहुत बड़ी संख्या हो गई। 53% लोग ऐसे हैं इस देश में जो योग्यता से कम स्तर का वेतन पा रहे हैं। जिसकी 50,000 की योग्यता है उसको 50,000 वेतन नहीं मिल रहा, या जिसकी 10,000 की योग्यता है उसको 10,000 वेतन नहीं मिल रहा। इस पर मुझे लगता है कि सरकार ये अच्छे से ध्यान दे और एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करे, तो निश्चित तौर से युवाओं में एक उत्साह आता है काम करने का। अब आप कहिए कि आप 12 घंटे काम कराइए, 8 घंटे काम कराइए, 10 घंटे काम कराइए, लेकिन यदि उसकी योग्यता 50,000 की है और कंपनी उनको 30,000 दे रही है, तो निश्चित तौर से वो मन से काम नहीं करेगा। और देखेंगे कि स्वास्थ्य भी उसका डगमगाने लगेगा, उसके परिवार की स्थिति भी वो ठीक नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बजट को प्रभावित कर सकती हैं, या मुझे लगता है वित्त मंत्री को या सरकार को इन छोटी छोटी चीजों पर सोचना चाहिए। किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज रही, अब तक 2.5 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंच चुका है। 2.5 लाख करोड़ बहुत बहुत होता है, लेकिन क्या उस पैसे का जो उपयोगिता जो सरकार समझ रही है, क्या वो किसान उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? या 10,000 जैसे हमारे भाई ने कहा, अनुराग जी ने, कि 10,000 तक हो सकता है। पैसा बांटने की चीज नहीं, मुझे लगता है किसानों के बच्चों को यदि फ्री शिक्षा दे दी जाए, किसानों को कीटनाशक दवाओं में रियायत दी जाए, किसानों को बीज में रियायत दी जाए, तो मुझे लगता है ज्यादा प्रभावशाली होगा बजाय नकदीकरण के। क्योंकि अधिकतर किसी की जेब में जब नकदीकरण जाता है तो निश्चित तौर से मैं भी सही, यदि मुझे भी कहीं से नगद पैसा मिलता है तो खर्च कहीं की जगह कहीं और हो जाता है। मैं करना कहीं और चाहता हूं, लेकिन कुछ और चीजें समझ में आ गई, खर्चा मैंने वहां कर दिया। तो एक ऐसी कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए कि जो आजकल फ्री का चल रहा है, जैसे फ्री का राशन चल रहा है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। फ्री उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है। अब जैसे कल केजरीवाल ने कहा कि हम 25,000 रुपए प्रति माह की सुविधाएं दे रहे हैं और हमारी सरकार आएगी तो 35,000 रुपए प्रतिमाह हो सकता है। क्या बताइए, आप उसको निठल्ला बनाना चाहते हैं देश को? क्या खाना फ्री मिलेगा, स्वास्थ्य फ्री मिलेगा, बस में जाने के लिए फ्री मिलेगा, ट्रेन में 50% मिलेगा और बिजली में कुछ पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, तो व्यक्ति नौकरी क्यों करेगा? फिर तो आगे बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। उन्हें ठीक है, फिर तो हमारा वोट इतना प्रभावशाली है कि हम सरकारों से फ्री में ले सकते हैं। यदि ये विचारधारा इस देश के युवाओं में पनप गई तो आप मानिए कि जो विकसित राष्ट्र की हम परिकल्पना कर रहे हैं उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, और आपने चूंकि देखिए राष्ट्र के भविष्य, राष्ट्र के बच्चों की बात करी है, मैं इसी पर अब अनुराग तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। आप शिक्षाविद भी है चूंकि, तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर, उसमें और बूस्टअप लाने को लेकर क्या कुछ उम्मीदें इस बार लगाई जा सकती हैं?
देखिए, एजुकेशन सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। आप माने कि एक तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अब इस बार क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या महत्वपूर्ण है, उन दोनों चीज़ों पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जाए, एजुकेशन को ग्रामीण क्षेत्रों तक उतने ही एडवांस तरीके से पहुंचाया जाए जितना दिल्ली और मुंबई में है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैसी कंपनियों को प्रमोट करना और वैसे संस्थानों को आगे लेके जाना। तो सरकार का जो इस बार जो मूव है वो ये है कि जीएसटी भी कम करना है, सभी एजुकेशन जो सर्विसेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चे अच्छी अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो जा सकते हैं। जब जीएसटी कम होगा तो प्राइस कम होगा, वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होगी कि मेडिकल कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज या और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो होते हैं उनकी पहुंच गांवों तक पहुंचाना है, या उनकी रीच जो है वो गांवों तक लेके जाना। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए सरकार कर रही है कि सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेजेस को छोटे शहरों तक, छोटे जिलों तक खोल रही है। उसके बाद जो प्लान है वो ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि बाइफरगेट कर दिया गया है। ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको करते ही जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो सरकार का ध्यान है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो काफी दूर हो गए हैं पढ़ाई से, उनके लिए ऐसे कोर्सेज लाया जाए जो कोर्स कंप्लीट करते ही उनको अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरे समाज के लिए जन कल्याणकारी चीज होगी। अब इससे इतर अगर और आगे बढ़ते हैं तो युवाओं के लिए आज एक बहुत, आप माने कि बहुत जरूरी चीज क्या है कि वो अगर रोजगार नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो रोजगार करें। तो देखिए, रोजगार के लिए क्या है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया है या स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक पुराना डेटा। जब 2014 में सरकार बनी थी उस समय पूरे भारतवर्ष में केवल 400 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भारत में करीब 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। अब कितनी बड़ी बात है। और आज जो स्टार्टअप की पहुंच है वो गांवों तक जा रही है। पहले जो फंडिंग मिलती थी, पैसा मिलता था स्टार्टअप्स को, वो केवल मेट्रो सिटीज और बड़े शहरों तक मिलता था। आज 30 से 40% जो फंड है वो गांव में, छोटे शहरों में, रूरल स्टार्टअप्स जो हैं उनको मिल रहा है। और इसका सरकार भी इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है। सरकार क्या कर रही है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा देने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको छोटे शहरों तक लेके जा रही है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनको उनके साथ टाई अप किया जा रहा है। और इस पूरे, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि किसी भी मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए उसकी नींव का स्ट्रांग होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। मैं कौशिक जी आपका रुख करूंगी। देखिए, चूंकि थोड़ी देर पहले जीपी त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते भी हैं, उनसे चर्चा हो ही रही थी। एक बहुत अहम उन्होंने पॉइंट रेस किया था डिफेंस के सेक्टर को लेकर, रक्षा के क्षेत्र को लेकर, कि 1.9% ही सिर्फ जीडीपी का हम लोग डिफेंस के लिए दे पाते हैं। जो हमारे दुश्मन देशों की कंपैरिजन में हम बात करें, बाकी देशों की कंपैरिजन में हम बात करें तो नाकाफी है। आपको क्या लगता है? एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर डिफेंस के क्षेत्र में हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा तो क्या स्वर्णिम भारत का सपना साकार हो पाएगा? मिशन 2047 साकार हो पाएगा? देखो शिल्पा जी, त्यागी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि बजट का संतुलन बनाए रखे। ऐसा नहीं है कि सारा रक्षा बजट पर खर्च हो जाएगा या सारा शिक्षा पर खर्च हो जाएगा। सरकार की भी हाथ बंधे होते हैं, उसकी भी सीमाएं हैं कि हमको कहाँ कितना पैसा खर्च करना। थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि 1-2% आगे पीछे इधर उधर कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.9% है तो उसका 5% हम कर देंगे। चाइना, अमेरिका, रूस, इनकी अपेक्षा निश्चित तौर से हमारा रक्षा बजट बहुत कम है। लेकिन टीपी त्यागी साहब ये भी मानेंगे कि जितना रक्षा बजट को लेकर के समझौते मोदी सरकार ने किए, किसी ने नहीं किए। जितना आयात हुआ, और अब तो हम निर्यात भी करने लगे हैं। और निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 10 साल बाद रक्षा बजट भी, रक्षा के मामले में भी हम लाखों करोड़ों का निर्यात करेंगे। ये राजनाथ सिंह ने जो ब्लूप्रिंट किया, मेरी चर्चा एक बार हुई और निश्चित तौर से कई बड़े अफसर थे आर्मी के, तो मैं जितना मैं समझ पाया अपनी समझ से, मुझे लगता है कि 10 वर्ष और लगेंगे। 10 वर्ष में लगभग 2 लाख करोड़ का हम निर्यात करने लगेंगे। वो पैसा आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं, जिनका उत्पादन हमारे देश में होता है, 2014-15 में 1,90,000 करोड़ का हम उत्पादन कर पाते थे। अब 24-25 में हम
9,52,000 करोड़ का उत्पादन कर रहे हैं। कितना बजट? लगभग 17% चक्रवृद्धि के दर से उसका उत्पादन बढ़ रहा है। तो यही इसी सेक्टर के हिसाब से यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन की बात करूं, यदि हम अन्य सेक्टर में भी सरकार बड़ा गंभीरता से विचार करे और आयात और निर्यात के संतुलन को जब तक हम या सरकार या हम, एक ही बात है कि जब तक हम उसको कुछ पाटने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम देश के लिए जो विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं उससे हम बहुत दूर रह जाएंगे, क्योंकि आयात और निर्यात का संतुलन बनाए रखना भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए हम इन वर्गों की तो बात कर रहे हैं कौशिक जी, एक और बेहद खास वर्ग सीनियर सिटीजन्स की मैं बात करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। अब बुढ़ापे में आकर उन्हें क्या रियायतें मिल सकती हैं, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग या फिर रेलवे में कंसेशंस के रिगार्डिंग, इस तरह से क्या हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं? देखो, अब ये आयुष्मान में तो आ ही गया कि 70 वर्ष से ऊपर के हैं उनको आयुष्मान के लाभ, कोई भी हो, चाहे गरीबी रेखा का हो, चाहे अमीरी रेखा का हो, कोई भी हो, या मध्यम परिवार का हो, तो उसको इलाज तो फ्री मिलेगा ही। दिल्ली में आपने देखा 60 वर्ष की उम्र कर दी है, आप पार्टी ने घोषणा की है, यदि आप पार्टी दिल्ली में आती है तो 60 वर्ष का वहाँ स्थिति बनेगी। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो रेलवे में, बस में, हवाई यात्रा में जो सीनियर सिटीजन्स को जो आरक्षण था, जो कम पैसे में टिकट मिलती थी, वो वापस ली सरकार ने। वो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकतर इस उम्र दराज के लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं, चारों धाम की यात्रा पे निकल गए या अन्य कहीं और घूमने के लिए जा रहे हैं। यदि इस पे सरकार विचार विमर्श करेगी तो एक तो पैसा घूमेगा भी, उनके पास जो पैसा है वो बाहर भी निकलेगा, और उनको रियायत भी मिलेगी। उनको ये भी लगेगा कम पैसे में हम चारों धाम की यात्रा कराए, कम पैसे में हम जाकर के विदेश भी घूम आए, कम पैसे में हम पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। इस पे मुझे लगता है कि सरकार को भी विचार करना होगा, और जो बजट आ रहा है हो सकता है कि उसमें रियायत ऐसी हो। चलिए अनुराग तिवारी जी, चूंकि आप अर्थशास्त्री भी, एक छोटा सा कमेंट आपसे महिला सशक्तिकरण को लेकर, 3 लाख से क्या 5 लाख तक की सीमा बढ़ाई जा सकती है? बकायदा जो महिला सशक्तिकरण को लेकर स्कीम्स निकाली गई थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम जो कि अभी 31 मार्च 2025 को खत्म भी होने वाली है, क्या इसे भी और एक्सटेंड किया जा सकता है? छोटा सा कमेंट सर। देखिए, महिला सशक्तिकरण का सीधा मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई डायरेक्ट एडवांटेज दे दो या कोई फंड दे दो। मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि महिलाओं को उस लेवल पे या उस स्तर पे लेके जाए कि महिलाएं अपने बल पे समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, समाज में कुछ योगदान दे पाए। तो मेरा मानना है कि ये सरकार, जो अभी सरकार बजट पेश करने जा रही है, उसका भी फोकस उसी चीज़ पे है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, महिलाओं को खड़ा किया जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पिछली बार तो देखिए उसके लिए 3 लाख करोड़ आवंटित हुए थे, इस बार उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो रही हैं। देखिए, उसके लिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मैं सरकार से लिंक कर रहा हूं कि क्या हो रहा है कि सरकार अभी इस तरीके से देख रही है कि महिलाओं को अगर आप सशक्त बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक स्वरोजगार का ऑप्शन होना चाहिए। तो सरकार स्वरोजगार की जब बात करते हैं, स्टार्टअप की जब बात करते हैं, तो सरकार महिलाओं को अलग से एडवांटेज दे रही है, उनको टैक्स में रिबेट दे रही है, और कहीं ना कहीं जो अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है, अगर वो महिला है तो उसको एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, उसको टैक्स में भी रिबेट मिल रहा है। थोड़ा और इंतजार। चलिए आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे।